हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 में आए हुए सभी क्वेश्चंस जो हमारी वीडियो से रिपीट नहीं हुए थे। जो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे वो पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमारी वीडियो से रिपीट नहीं हुए थे। उन सभी क्वेश्चंस को हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो ईडियम्स हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो या फिर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। उनको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और उनके ऑप्शंस भी देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पर देखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ये पार्ट 2 है और इसके बाद आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम करेंगे क्विक रिवीजन। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे ओवरऑल, चाहे वो 15 को आए हों या फिर 17 या 18, किसी भी डे को आए हों, सारी शिफ्ट्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से जल्दी, जो एग्जाम से पहले देखने के लिए है। और वो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि बाकी सभी आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर रिपीट होंगे। जैसे इसमें रिपीट हुए थे ऐसे ही हर एग्जाम में होते हैं, तो वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैनल पर ही अवेलेबल 8 आवर्स वाली वीडियो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हैं। उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उसके अलावा रूट वर्ड वोकेबलरी वाली और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, सीपीओ, इन सभी में आए हुए वोकेबलरी क्वेश्चन जो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं फ्री में, उनको ज़रूर देखना, क्योंकि उनसे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं तो वो पहले टीयर 1 में पूछ लेते हैं और फिर आगे वो रिपीट होते हैं, राइट। तो इसलिए आप सभी को सारी वीडियोस जरूर देखनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एसएससी से रिलेटेड है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। तो सारी वीडियोज़ देखना। बस एक बात ध्यान रखना, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी जल्दी वीडियोज़ आएंगी, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं अब सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। ऐसा कोई पर्सन जो एकदम नेसेसरी हो, मतलब जिसके बिना काम ना हो सकता हो, उसको हम बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मतलब जिसको बांटा जा सके, जो नेसेसरी ना हो। और इन लगा दिया मतलब जस्ट ऑपोजिट, इन कहीं भी लग जाए मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इन प्रीफिक्स का मतलब ही होता है जस्ट ऑपोजिट होना, राइट। सो इनडिस्पेंसेबल मतलब जिसके बिना काम ही ना हो, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, उसको हम बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। और इसी से रिलेटेड मैं काफ़ी वर्ड्स करा चुका हूँ 8 आवर्स वाली वीडियो में, और बाकी वीडियोज़ में भी कराएं, और इनसे एक ना एक जरूर आता है। जैसे आप ऑप्शंस देखो, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता था तो ऑप्शंस के अंदर जो भी मैंने वर्ड्स कराए हैं उन्हीं के अंदर से सारे वर्ड्स दिए थे। डेलिबल मतलब जिसको मिटाया जा सके, इनडेलिबल जिसको मिटाया ना जा सके, ये भी मैंने ऑलरेडी कराया था इस वीडियो में। इनएफेबल, एफेबल मतलब बोलना, इनएफेबल मतलब जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके बोलकर। फैलिबल मतलब गिरना, इनफैलिबल मतलब जो फेल ना होता हो किसी भी चीज़ में, जो एकदम अच्छे से कार्य करता हो। यहाँ पर देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपनी वीडियो से ही। प्रीफिक्स इन मतलब जस्ट ऑपोजिट बना देता है, और उसी से रिलेटेड ये पूछा गया था वर्ड। इनडिस्क्राइबेबल मतलब जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, वो हो जाएगा इनडिस्क्राइबेबल, क्योंकि इनका मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट। और ये वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, इनको याद कर लेना। इंसॉल्वेंट, सोल्वेंट मतलब पे करना, इंसॉल्वेंट मतलब जो अपना कर्जा ना दे सकता हो, जो अपना ऋण नहीं चुका सकता हो, वो हो जाएगा इंसॉल्वेंट। इनकोरिजिबल, कोरिजिबल मतलब करेक्ट, इनकोरिजिबल मतलब जिसको सही ना ही किया जा सके, जिसको सही ना किया जा सके, वो हो जाएगा इनकोरिजिबल। इनडोसाइल, डोसाइल मतलब जो आपकी आज्ञा का पालन करता हो, जो इजीली मान जाता हो। इनडोसाइल मतलब जो ना मानता हो। कॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ में आ जाए, इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ के परे हो, जो समझ में ही ना आए, वो हो जाएगा इनकॉम्प्रीहेंसिबल। करप्ट मतलब जो भ्रष्ट हो, इनकरप्ट मतलब जिसको भ्रष्ट ना किया जा सके, वो हो जाएगा इनकरप्ट, राइट। क्रेडिबल मतलब जिस पर यकीन किया जा सके। इनक्रेडिबल मतलब जिसकी तुलना ही ना हो, अतुल्य, जिस पर यकीन ही ना हो, ऐसा दृश्य हो, वो हो जाएगा इनक्रेडिबल। ऐसे ही होता है इनक्रेडिबल इंडिया। इंडियन टूरिज्म का मोटो है इनक्रेडिबल इंडिया। एडिबल मतलब जो खाने लायक हो, इनएडिबल जो खाने लायक ना हो। इक्वलिटी मतलब बराबरी, इनइक्वलिटी मतलब बराबरी ना हो, वो हो जाएगा इनइक्वलिटी। एक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, इन एक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। फैलिबल जो गिर सकता हो, जो गलती कर सकता हो, इनफैलिबल जो गलती नहीं कर सकता हो, वो हो जाएगा इनफैलिबल। फाइनाइट जिसकी एक लिमिट हो, इन्फिनिट मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनगिनत, राइट। फिडल मतलब जो जिस पर ट्रस्ट किया जा सके या जो कोई रिलीजन फॉलो करता हो। इनफिडल मतलब जो रिलीजन फॉलो ही ना करता हो कोई, वो हो जाएगा इनफिडल, राइट। सोमेनिया मतलब सोने से रिलेटेड। इनसोमेनिया मतलब जिसको नींद ना आने की बीमारी हो। सैशिएबल मतलब जिसको सेटिस्फाई किया जा सके। इनसैशिएबल जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, वो हो जाएगा इनसैशिएबल। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वर्ड। विंसिबल जिस पर जीत पाई जा सके, जिसको हराया जा सके हो, राइट, जिस पर जय पाई जा सके। इनविंसिबल जिस जो अजय हो, जिसको जीतना नामुमकिन हो, वो हो जाएगा इनविंसिबल। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं।
फिर से पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 में भी पूछा गया था इनसे ही रिलेटेड, और ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ सारे के सारे वर्ड्स, आपको 8 आवर्स वाली वीडियो मिल जाएंगे और बाकी वीडियोज़ में भी मैंने ये कराए हैं काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इनसे एक वर्ड जरूर पूछा जाता है। इन प्रीफिक्स वाले एक बार आप सारे वर्ड्स देख लेना, 90% चांसेस है कि इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा, और बाई चांस अगर इनके अंदर से नहीं पूछा गया तो ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे कि आप इजीली गैस कर दो, क्योंकि ऑप्शंस तो इनके अंदर से ही होंगे बाकी वाले। जैसे यहाँ पर देखो सारे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी कराए और आप इसको इजीली गैस कर सकते थे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईट वंस वर्ड्स, अपने वर्ड खा लेना वापस, मतलब जो बोला वापस उसको ले लेना, मतलब वापस पीछे हट जाना, जो बोला उससे पीछे हट जाना। ईट वंस वर्ड्स मतलब जो आपने बोला उसको वापस खा लेना, मतलब पीछे हट जाना, जो भी बोला। रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, जो आपने कहा है उससे पीछे हट जाना, उसी को हम बोलते हैं ईट वंस वर्ड्स। ये भी काफी इजी था। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। सुमित टोल्ड एवरीवन, सुमित ने हर किसी को बताया दैट ही वुड बी पिक्ड फॉर द टीम, उसको टीम के लिए चुना जाएगा। बट व्हेन ही वाजंट चूजन, जब उसको नहीं चूज किया गया, ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स, उसको अपने वर्ड्स वापस लेने पड़े, राइट। जो उसने कहा था उसको वापस लेना पड़ा वो, राइट। ईट्स वंस वर्ड्स मतलब रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, एक आइस की रिवर, बर्फ की रिवर या फिर बर्फ का कोई टुकड़ा जो मूव कर रहा हो स्लोली, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लैटिन वर्ड होता है ग्लेसिस, उसका मतलब होता है आइस, सो उसी से बना है ग्लेशियर। ऑप्शंस में दिए गए थे टाइफून, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चक्रवाती तूफान होते हैं ना, उनके 3 नेम्स होते हैं, टाइफून्स, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। तीनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता है, बस लोकेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड यूज होगा। जैसे अगर यहाँ पर आते हैं चक्रवाती तूफान तो टाइफून नाम यूज होगा, इंडिया के आसपास आते हैं तो साइक्लोन, और अगर अमेरिका के आसपास आते हैं तो हरिकेन। तीनों का मीनिंग एकदम सेम होता है, राइट, याद रखना इसको। एवलांच, आपने सियाचिन में सुना होगा कि सियाचिन में एवलांच आ गए। एवलांच हम बोलते हैं जब बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा गिर जाता है नीचे और सब कुछ बहा कर ले जाता है अपने साथ, राइट, उसको हम बोलते हैं एवलांच। और इसी तरह होता है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड हम बोलते हैं बर्फीले तूफान को, बर्फीले तूफान को हम बोलते हैं ब्लिजर्ड, और एवलांच बोलते हैं जब एक बर्फ का भारी टुकड़ा जब वो ढह जाता है तो उसको हम बोलते हैं एवलांच। याद रखना ये, इन दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस है। मैंने ऑप्शंस भी बता दिया आपको, इसका मीनिंग भी बता दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। इसका ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं स्पर क्या होता है। इसको हम बोलते हैं स्पर, ये जिस पर इसने पैर रखा हुआ है ना, अपना बूट रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्पर। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ लेकिन, तो जब भी आपको अगर घुड़सवारी करनी है या घोड़े पर जल्दी बैठकर जाना होता है, कुछ जल्दबाजी में जाना होता है, तो आप फटाक से इस पर पैर रखकर घोड़े पर चढ़ जाते हो। तो इसने आपकी किस चीज़ में मदद की? तेजी से काम को करने के लिए, या आपको जल्दी से घोड़े पर बैठना होता है तो आप इस पर डायरेक्टली पैर रखकर सीधा चढ़ जाते हो। ये आपके कार्य को जल्दी करा देता है, हॉर्स राइडिंग को ये काफ़ी क्विक करा देता है, आप एकदम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हो। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, एक साथ डायरेक्टली कोई भी काम कर देना बिना सोचे समझे, मतलब काफ़ी तीव्र गति में, उसको हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। और मैंने आपको ओरिजिन बता दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको याद रखने में। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही डिसाइडेड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसने जल्दी से डिसाइड किया टू मेक द जर्नी साउथ टू न्यू कैसल, साउथ से न्यू कैसल की जर्नी के लिए उसने जल्दी से डिसाइड किया। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे घोड़े पर चढ़ जाते हैं ना स्पर के ऊपर पैर रखकर जल्दी से, उतनी तेज गति में, उतनी तीव्र गति में, उतना फास्ट, राइट। एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे डायरेक्ट करना कोई काम, उसको हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब काफी तीव्र गति में बिना सोचे समझे, उसको हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वन ट्रैक माइंड। ये तो काफी ईजी है। ट्रैक हम बोलते हैं जिस पर रेलगाड़ी चलती है। अगर एक ही ट्रैक होगा तो रेल सीधा एक ही रास्ते पर जाएगी, वो कहीं भी मुड़ नहीं सकती, राइट। वन ट्रैक माइंड मतलब ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, उसको हम बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, जैसे रेलगाड़ी का अगर एक ही ट्रैक होगा तो वो एक ही रास्ते पर जाएगी ना, उसी तरह अगर आप किसी एक चीज के बारे में सोच रहे हो मतलब आपका माइंड वन ट्रैक माइंड है, राइट। काफी इजी एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। माय सिस्टर हैज अ वन ट्रैक माइंड, मेरी सिस्टर का वन ट्रैक माइंड मतलब एक ही चीज सोचती रहती है, ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ समथिंग कैन फर्दर हर करियर, सिर्फ अपने करियर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती रहती है, राइट, क्योंकि उसका माइंड वन ट्रैक माइंड है। वन ट्रैक मतलब एक ही जैसा सोचते रहना हमेशा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोइल, सोइल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स, डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स जमा होने से जो बनता है, एंड अदर प्लांट मटेरियल, लीव्स और प्लांट के अदर मटेरियल के जमा होने से जो बनता है सोइल का पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। देखो जो ऊपर वाला पार्ट होता है सोइल का, जो एकदम ऊपर वाला होता है जहाँ पर घास होती हैं, पत्तियाँ होती हैं या और भी कुछ जमा होकर जो बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, राइट। ऑप्शन में दिया गया था क्ले। क्ले हम बोलते हैं जो थोड़ी चिकनी मिट्टी होती है, जिसके अंदर हल्की हल्की मतलब एकदम पतली पतली मिट्टी होती है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर काफ़ी कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्ले। जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे थोड़ा पानी मिल गया मिट्टी में
और ये काफ़ी चिकनी हो गई, ये हो गई क्ले, राइट। अब सिल्ट, सिल्ट में थोड़े बड़े पत्थर होते हैं, थोड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो हो जाएगी सिल्ट, राइट। ये भी इसी का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूवियम, एल्यूवियम जहाँ पर पानी बहता है, जहाँ पर कोई रिवर फ्लो करती है, उसके आसपास जो मिट्टी आती है उसके साथ, उसको हम बोलते हैं एल्यूवियम सोइल, राइट। वही होती है एल्यूवियम सोइल। जैसे यहाँ पर देखो, ये है एल्यूवियम सोइल। आई होप अब आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, उनका मीनिंग पता चल गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑन द डबल। ये भी काफ़ी सिंपल है। ऑन द डबल मतलब कोई भी कार्य डबल स्पीड में करना, कोई भी कार्य दोगुनी रफ्तार में करना, उसको हम बोलते हैं ऑन द डबल। ऑन द डबल मीन्स एट अ फास्ट पेस, उसको हम बोलते हैं ऑन द डबल। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू प्लीज ड्राइव ऑन द डबल। क्या आप डबल पर चला सकते हो गाड़ी, मतलब और स्पीड में चला सकते हो और फास्ट चला सकते हो। सो ऑन द डबल मीन्स एट अ फास्ट पेस। डबल मतलब डबल स्पीड, 2x, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ओवर वंस हेड। एक तो हमारा हेड होता है, सर होता है, सर मतलब माइंड, राइट। माइंड सर में ही तो होता है। तो सर के ऊपर जाना कोई चीज़, मतलब माइंड के ऊपर जाना, कोई चीज़ समझ के बाहर रहना, कोई चीज़ समझ में नहीं आना, वो हो जाएगी ओवर वंस हेड। मतलब वो बात मेरे समझ में नहीं आई, मेरे सर के अंदर नहीं गई, वो मेरे माइंड में नहीं गई। सो ओवर वंस हेड मतलब बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती है वो हो जाएगी ओवर योर हेड, राइट। सो अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। माई जोक्स ऑलवेज सीम टू गो ओवर सुमित्स हेड। मेरे जोक ऐसा लगता है वो सुमित के समझ नहीं आते। सो आई एम ग्लैड दैट यू थिंक आई एम फनी एट दिस। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपको लगता है कि मैं फ़नी हूँ थोड़ा, मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से, क्योंकि वो सुमित को समझ ही नहीं आते हैं, वो उसके सर के ऊपर से निकल जाते हैं, राइट। ये भी काफ़ी सिंपल ईडियम था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ सेट ऑफ रूम्स। रूम्स का एक सेट, फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर रूम का एक सेट्स जो किसी एक का घर बनाता है, वो हो जाता है अपार्टमेंट। यहाँ पर देखो, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर रूम का एक सेट्स होगा ना, वो आपका अपार्टमेंट होगा, वो आपका घर होगा, अपार्टमेंट होगा, राइट। उसको हम बोलते हैं अपार्टमेंट। अगर तब भी समझ नहीं आता है तो ऑप्शंस इस तरह के दिए थे कि आप इजीली गैस कर सकते हो कि अपार्टमेंट ही होगा। जैसे स्वीट दिया था, इसका मतलब होता है एक रूम्स का सेट जो किसी होटल में या घूमने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेते हैं हम, उसको हम बोलते हैं स्वीट। और अपार्टमेंट होता है जो रहने के लिए लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सा रेजिडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यहाँ से आप समझ सकते हो। विला तो आप सभी को पता ही होगा और बंगलो भी पता होगा, तो इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल किसी डेट को कोई इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं एनिवर्सरी। जैसे आज कोई इवेंट हुआ, अब नेक्स्ट ईयर इस इवेंट की हो जाएगी एनिवर्सरी। तो वो ही क्वेश्चन में पूछा गया था, द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। मतलब इस साल अगर कोई चीज़ हुई, नेक्स्ट ईयर उसकी एनिवर्सरी होगी, तो नेक्स्ट ईयर हम क्या बोलेंगे कि आज के दिन, मतलब पिछले साल प्रीवियस ईयर में इस डेट को ये इवेंट हुआ था, तो इसलिए आज इसकी एनिवर्सरी है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। सो द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, वो हो जाएगा एनिवर्सरी। और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको बता भी चुका हूं। जैसे ऑप्शंस देखो, डेकेड, डेक का मतलब होता है 10, मतलब जो 10 साल में एक बार आए। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स। जैसे होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 1000 टाइम्स, वो होता है 1 मिलियन, राइट। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मतलब 1000 का 1000, उतने सब्सक्राइबर्स, राइट। बेसिकली 10 लाख। और ये मैं बार बार बता चुका हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं फिर से बताऊंगा आपको। मोनो मतलब 1 होता है, डाई या बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3, टेट्रा या क्वैड मतलब 4, पेंटा मतलब 5। और एक एक्सेप्शन होता है क्विनक्वेनियल, मतलब कोई चीज़ 5 साल में जब एक बार आती है तो उसको हम बोलते हैं क्विनक्वेनियल। हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ओक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। और इनसे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लो एकदम, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे ऑप्शंस में हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो। 90% चांसेस हैं डायरेक्ट ही पूछेंगे। और इनसे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे मोनो का मतलब होता है 1 और पोली का मतलब काफ़ी ज़्यादा। सो मोनोथीस्ट मतलब एक गॉड की पूजा करना, पोलीथीस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा गॉड्स की पूजा करना। मोनोपोली मतलब किसी भी एक बिजनेस की मोनोपोली होना, मतलब उसी का आधिपत्य होना, उसी का सबसे ज़्यादा अधिकार होना, उसी का कंट्रोल होना। मोनोटोनस मतलब एक ही तरह का रूटीन। मोनार्की मतलब एक ही रूलर, ये भी बार बार पूछा जाता है। मोनोगेमिस्ट मतलब एक शादी करना। पॉलीगेमिस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा शादी करना, राइट। बिगेमी मतलब 2 शादी करना। इस तरह काफ़ी वर्ड्स बन सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब जो अच्छे वेदर में आपके साथ रहे, मतलब जो सिर्फ आपके अच्छे टाइम में ही रहे, वैसा फ्रेंड। मतलब एन अनरिलायबल फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जिस पर भरोसा ना किया जा सके, जिस पर रिलाय ना किया जा सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, वो हो जाएगा अ फेयर वेदर फ्रेंड। जो सिर्फ अच्छे टाइम में ही आपके साथ रहता है, वो है आपका फेयर वेदर फ्रेंड, राइट। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं।
आई थॉट आलिया एंड आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, मुझे लगा मेरी और आलिया की काफ़ी अच्छी मित्रता थी। बट आई लर्न शी वॉज जस्ट अनदर फेयर वेदर फ्रेंड, लेकिन मुझे पता चला वो सिर्फ धोखेबाज फ्रेंड थी, मतलब सिर्फ अच्छे टाइम वाली फ्रेंड थी। व्हेन शी स्टॉप टॉकिंग टू मी आफ्टर माई डिवोर्स, जब उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया मेरे डिवोर्स के बाद, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब फ्रेश एयर की सांस। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। फ्रेश एयर की ब्रेथ मतलब समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कोई चीज़ एकदम न्यू एंड रिफ्रेशिंग वो हो जाएगी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, राइट। जैसे आप बाहर जाते हो, फ्रेश एयर, सुबह सुबह घूमते हो, तो मतलब नई हवा, नई सांस, एकदम अच्छा मौसम, अच्छी सांस, अच्छा मूड, राइट। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मीन्स समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, राइट। ये तो काफ़ी ईजी था। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर डेटिंग अ सीरीज ऑफ बोरिंग मैन, अ सीरीज ऑफ बोरिंग मैन को डेट करने के बाद टॉम्स एडवेंचरस नेचर वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू सारा। टॉम का एडवेंचरस नेचर जो था वो सारा के लिए एकदम रिफ्रेशिंग था, समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, पर्सन्स हु रोब शिप्स, ऐसे लोग जो शिप को, जहाज को लूटते हैं, उनको हम बोलते हैं पायरेट्स। ये भी काफ़ी इजी था। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में रोबर्स था, लुटेरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रोबर्स, और जो लुटेरों का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बैंडिट, ये भी ऑप्शन में था। डेकोइट्स, जो अपनी साइड के साउथ ईस्ट एशिया के लोग होते हैं वो डकैत बोलते हैं, डकैत से ही बना है डेकोइट्स, राइट। ये भी काफ़ी इजी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टेक एक्सेप्शन, मतलब ऑब्जेक्ट करना, किसी को क्वेश्चन करना, उसको हम बोलते हैं टेक एक्सेप्शन। मतलब आप एक्सेप्शन हो, मतलब आपको क्वेश्चन किया जाएगा, वो होता है टेक एक्सेप्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू टेक एक्सेप्शन टू द फिगर यू कोटेड, मुझे डाउट करना पड़ेगा आपने जो फिगर कोट की है, जो आपने फिगर बताई है, क्योंकि इट डजेंट मैच विद अ रिकॉर्ड, क्योंकि ये हमारे रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करती हैं, इसलिए यू आर एन एक्सेप्शन। मतलब आई टेक एक्सेप्शन, मतलब मैं आपको क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट करता हूँ, राइट, क्योंकि आपका डेटा मैच नहीं करता है हमारे रिकॉर्ड के साथ। इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। टू कॉल द शॉट्स, इसका ओरिजिन हुआ है स्नूकर गेम से। स्नूकर गेम के अंदर शॉट्स कॉल करना मतलब इंचार्ज होना, उसी को हम बोलते हैं, जो शॉट्स कॉल करता है वो होता है इंचार्ज, उसी से इसका हुआ है ओरिजिन। सो टू कॉल द शॉट्स मतलब टू बी द पर्सन इंचार्ज, मतलब इंचार्ज में होना, सब कुछ कंट्रोल में रखना, राइट। सब कुछ कंट्रोल में लेना, सब कुछ आपके कंट्रोल में होना, आप इंचार्ज हो, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। यू आर द बॉस है, आप यहाँ पर बॉस हो। यू गेट टू कॉल द शॉट्स, मतलब आप यहाँ के इंचार्ज हो, आपके पास सारे राइट्स हैं। यू आर द पर्सन इंचार्ज, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, जैसे संगम है, प्रयागराज में संगम है जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, तो वो संगम है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। इसको आप याद रख सकते हो को से। को जो प्रीफिक्स होता है इस, ये कहीं भी आ जाए मतलब टुगेदर होता है, जैसे कोऑर्डिनेट करना मतलब एक साथ काम करना, और कोऑपरेट करना एक साथ काम करना। सो को से आप समझ सकते हो। सो कॉन्फ्लुएंस मतलब प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। जैसे यहाँ पर देखो, ये है कॉन्फ्लुएंस, राइट। जैसे प्रयागराज में है गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं, तो वो है कॉन्फ्लुएंस, राइट। उसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस और हिंदी में संगम। और इसके अलावा ऑप्शंस में दिए थे स्टेट। स्टेट होता है जैसे 2 लैंड मासिस के बीच में जो पानी वाला रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है स्टेट, पाक स्टेट, वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया एक लैंड है और श्रीलंका एक लैंड है, दोनों कंट्रीज हैं, और दोनों के बीच में समुद्री रास्ता है, वो है स्टेट, राइट। उसको हम बोलते हैं स्टेट। और डेल्टा ये होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नदी ने रास्ता बना लिया है ना छोटा छोटा लैंड के अंदर, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और एक ऑप्शन में दिया गया था एस्चुअरी। एस्चुअरी होता है द टाइडल माउथ ऑफ अ लार्ज रिवर वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम, जहाँ पर टाइड और स्ट्रीम मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एस्चुअरी, राइट। जो एक लार्ज रिवर का टाइडल माउथ होता है और जहाँ पर टाइड और स्ट्रीम मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एस्चुअरी। ये भी याद रखना, ये भी शायद एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। नेक्स्ट वर्ड इज अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा बड़े लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल्स। तो एक गवर्नमेंट, एक सरकार बाय द नोबल्स, उसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, क्योंकि अरिस्टो का मतलब होता है नोबल्स। याद रखना इसको। और इसी से रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स पूछे जाते हैं। चलिए एक बार उन सभी को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए। मोनार्की मतलब एक रूलर होना। डेमोक्रेसी मतलब लोगों की गवर्नमेंट होना, जहाँ पर लोग चुनते हों अपना रूलर, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोग वोट देते हैं। ओलिगार्की ये होती है गवर्नमेंट बाय फ्यू, मतलब थोड़े लोगों द्वारा ही सरकार चलाना, वो होती है ओलिगार्की। गेरेंटोक्रेसी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
गवर्नमेंट बाय द एज्ड, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके द्वारा सरकार, उसको हम बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। जेनोक्रेसी मतलब जो फोनस की गवर्नमेंट होती है, जैसे ब्रिटिशर्स थे उनकी गवर्नमेंट थी, जो फोनस द्वारा गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जीनोक्रेसी। एनार्की, एन मतलब जस्ट ऑपोजिट, आर की मतलब गवर्नमेंट, जहां पर कोई रूल ही ना हो, जहां पर कोई गवर्नमेंट ही ना हो, ऐसे ही हो सब, वो हो जाएगी वहां पर एनार्की, राइट। याद रखना ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना, एक ना एक जरूर पूछते हैं एग्जाम में इनसे रिलेटेड, राइट। अ प्लेस वे गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, जहां पर जुए वाले खेल खेले जाते हैं उसको हम बोलते हैं कजिनो, जैसे गोवा में कजिनो है तो कजिनो, ये तो काफ़ी इजी था। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अरीना, जहाँ पर स्पोर्ट्स खेलें, या एक खुली जगह जहाँ पर स्पोर्ट्स खेलें, कोई स्टेडियम हो, उसको हम बोलते हैं अरीना, राइट। स्टेडियम तो काफ़ी इजी था। जिम्नेजियम, जहाँ पर लोग थोड़ा खेलकूद करते हैं वो हो जाता है जिम्नेजियम, या फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं वो है जिम्नेजियम, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ पार्टनर इन क्राइम, जो आपका अपराध में साथ देता हो वो है एकम्प्लिस। ऑप्शंस में दिए गए थे एलाबाई, ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी रूट वर्ड वोकेबुलरी में। एलाबाई मतलब एक ऐसा प्रूफ जो यह साबित करता है कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे जहां पर क्राइम हुआ, वो है एलाबाई, राइट। एमेच्योर, जो नौसिखिया हो, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। एजेंट मतलब जो दूसरे के इशारों पर काम करता है वो है उसका एजेंट, राइट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आप इजीली गैस कर सकते हो, अगर आपको लीप का मीनिंग पता है, लीप मतलब छलांग लगाना, उसी से आप गैस कर सकते हो। सो लीप से ही आप गैस कर सकते हो, क्योंकि लीप का मतलब होता है जंप करना, छलांग लगाना। और बाद में इसका यूज़ ज़्यादा पॉपुलर हुआ, शेक्सपियर ने किया, लीप्स एंड बाउंड्स। और इसका ओरिजिन कैसे हुआ? लीप से, राइट। लीप मतलब जंप करना, छलांग लगाना, मतलब काफ़ी तेजी से कार्य करना कोई। सो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स एट अ रैपिड पेस, काफी तेजी से कार्य करना, वो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। याद रखना इसको, राइट। इसी तरह होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, वो भी होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। माई नॉलेज ऑफ जर्मन इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मेरी जर्मन की नॉलेज काफ़ी बढ़ गई एकदम तेजी के साथ। व्हेन आई लिव्ड इन जर्मनी फॉर अ ईयर, जब मैं 1 साल के लिए जर्मनी में रहा था, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ 9 days वंडर, सिर्फ 9 दिन का वंडर, सिर्फ 9 दिन की अच्छी चीज़, मतलब अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, ऐसी चीज़ जो सिर्फ 9 दिन ही रही हो, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए कोई सेंसेशन रही हो, वो हो जाएगा अ 9 days वंडर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द बैंड्स बिगेस्ट फियर वॉज बिकमिंग अ 9 day वंडर, जो बैंड था, मतलब गाने बजाने वाला बैंड था, उसका सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं वो 9 day वंडर बनकर ना रह जाए, मतलब छोटे टाइम की सेंसेशन बनकर ना रह जाए। सून टू बी फॉरगेटन व्हेन द नेक्स्ट बिग साउंड हिट द एयरवेज, मतलब जो जल्दी ही भुला दिया जाए लोगों द्वारा जब कोई नेक्स्ट बिग साउंड एयरवेज में आए, मतलब जब कोई नेक्स्ट बिग साउंड एंटर करे वो जल्दी से ही भुला दिया जाए। ये सबसे बड़ा उस बैंड का फियर था, मतलब कहीं वो अ 9 day वंडर बनकर ना रह जाए, राइट। 9 day वंडर मतलब अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। कास्टा स्लर अपोन, तो सबसे पहले जानते हैं सिलर का मीनिंग क्या होता है। सिलर का मीनिंग होता है कलंक या धब्बा, और उसी से इसका ओरिजिन हुआ, मतलब किसी के ऊपर धब्बा लगाना, कोई कलंक लगाना। कास्ट अ सिलर अपॉन समवन मतलब डैमेज, नुकसान पहुंचाना उनको, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डैमेज। कास्ट अ सिलर अपॉन समवन मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, कोई कलंक या धब्बा लगाना, क्योंकि सिलर का मीनिंग ही वो होता है, राइट। और इसी तरह होता है कास्ट एस्पर्सन्स ऑन समवन, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 2010 में भी पूछा गया ऐसा, 8 hours वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसका मतलब भी सेम होता है, मतलब किसी की बुराई करना है, उल्टा सीधा बोलना। कास्ट अ सिलर अपॉन समवन मीन्स कुछ बुरा बोलना, उनकी छवि को डैमेज करना, राइट। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हिज कॉमेंट्स कास्ट अ स्लर अपॉन द इंटेग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर, उसके जो कॉमेंट्स हैं, उसकी जो टिप्पणियां हैं, वो उसके मैनेजर की इंटेग्रिटी को डैमेज करती हैं, उन पर कास्ट स्लर करती हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। ब्रिंग टू बुक, बुक यहां पर मतलब है लॉ से, कानून से। सो ब्रिंग टू बुक मतलब जिम्मेदार ठहराना किसी को, उसका हिसाब कर उसको जिम्मेदार ठहराना जो भी उसने किया है। सो ब्रिंग टू बुक मीन्स होल्ड अकाउंटेबल, जो भी कार्य किया है उसके लिए जिम्मेदार ठहराना उसको हम बोलते हैं ब्रिंग टू बुक। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज, अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ दिखाई दी है, द फाइनेंस मैनेजर विल बी ब्रोट टू बुक, जो फाइनेंस मैनेजर है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस चीज के लिए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। ले हेड्स टुगेदर, ये भी काफी सिंपल है। ले मतलब रखना, हेड्स मतलब सर, टुगेदर मतलब सर एक साथ रखना, मतलब वर्क इन कंसल्टेशन, मतलब एक साथ कार्य करना। इसको पुट या ले दोनों यूज कर सकते हैं। सो पुट या ले हेड्स टुगेदर मीन्स वर्क इन कंसल्टेशन, एक साथ कार्य करना, उसको हम बोलते हैं ले हेड्स टुगेदर। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ले हेड्स टुगेदर मीन्स एक साथ कार्य करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इफ वी पुट या ले आवर हेड्स टुगेदर, अगर हम एक साथ कार्य करते हैं, वी कैन थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, हम एक सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ क्राई इन अ वाइल्डरनेस, सो वाइल्ड मतलब जंगल, बड़ा जंगल, वाइल्डरनेस मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी ना हो, और वहां पर आप अगर रोगे तो कोई आएगा क्या आपकी मदद करने?
सो वही इसका ओरिजिन हुआ। सो अ क्राई इन द वाइल्डरनेस मीन्स एन अनहीडेड वार्निंग, ऐसी वार्निंग जो सबने इग्नोर कर दी, जो किसी को सुनाई ना दी, ऐसी वार्निंग, उसको हम बोलते हैं अनहीडेड वार्निंग, राइट। सो अ क्राई इन द वाइल्डरनेस मीन्स एन अनहीडेड वार्निंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। जो महामारी का खतरा है वो एक क्राई इन द वाइल्डरनेस नहीं है, वो एक अनहीडेड वार्निंग नहीं है, वो तो ऑलरेडी कोरोना वायरस आ चुका है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस, एक काफी बड़ा इंप्रेसिव रहने का घर, उसको हम बोलते हैं मैंशन। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शंस में दिए गए थे कोटाज, एक छोटे घर को हम बोलते हैं कोटाज। कैबिन तो आपको पता ही होगा, शिप्स में होता है, जहाजों में होता है कैबिन। अ प्राइवेट रूम और कंपार्टमेंट ऑन अ शिप, एक शिप के अंदर प्राइवेट रूम या कंपार्टमेंट, उसको हम बोलते हैं कैबिन। इग्लू, जो बर्फ के घर होते हैं जहाँ, जो ग्रीनलैंड में मिल जाएंगे, अंटार्कटिका में, उनको हम बोलते हैं इग्लू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब जंगल की आग की तरह फैल जाना। ये भी काफी ईजी था, मतलब कोई भी चीज काफी तेजी के साथ, काफी फुल स्पीड में, रैपिडली फैलना, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मीन्स स्प्रेड रैपिडली, जो काफी तेजी से फैल जाए, जंगल की आग की तरह, वो हो जाएगा स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द न्यूज ऑफ अ लेपर्ड इन द सिटी, सिटी में एक तेंदुआ है, इस बात की खबर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ये काफी तेजी के साथ फैल गई, राइट, पूरे शहर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ लाइन्स, एक शेरों का झुंड, उसको हम बोलते हैं प्राइड। तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एनिमल्स की साउंड, वो किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका नेम क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, एसएससी सीपीओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में मिल जाएगा आपको ये। उसके बाहर से नहीं पूछेंगे, ज्यादा चांसेस हैं उसी के अंदर से पूछा जाएगा। एक तो साउंड एनिमल्स की, दूसरा उनके घर को क्या बोलते हैं, शेर कहाँ रहता है, चूहा कहाँ रहता है, और स्क्वेरल कहाँ रहती है, इन सभी के घर उनको क्या बोलते हैं, इनके होम को हम क्या बोलते हैं, बी के होम को क्या बोलते हैं, रैबिट के होम को क्या बोलते हैं। तो इन सभी के होम भी पता होने चाहिए, ये भी पूछते हैं एग्जाम में बार बार। तो ये भी मैं उस वीडियो के अंदर करा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में किया है, इनकी साउंड भी मैंने आपको सुनवाई है और उसका नेम भी बताया है, तो आप उस वीडियो को देखना। ये वीडियो है एसएससी सीपीओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जरूर देखना, क्योंकि बार बार सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं तीन चीज़ें, साउंड, होम। अब बचा ग्रुप, ग्रुप इसमें पूछा गया था और भी बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये मैंने नहीं कराया था, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। अब बचा ग्रुप, तो ग्रुप देखते हैं। एप्स के ग्रुप को हम बोलते हैं श्रूडनेस, बैट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं या तो कॉलोनी या क्लाउड या कैम्प भी बोलते हैं। बैस, भालू के ग्रुप को हम बोलते हैं स्लोथ, राइट। बीज के ग्रुप को हम बोलते हैं स्वार्म। बफेलो के ग्रुप को हम बोलते हैं गैंग या फिर ऑब्स्टिनेसी। कैमल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कारवां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रोकोडाइल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बास्क। क्रूज के ग्रुप को हम बोलते हैं मर्डर, याद रखना इसको। डॉग्स के ग्रुप को हम बोलते हैं अ पैक, ये ऑप्शन में दिया गया था पैक। डंकीज के ग्रुप को हम बोलते हैं ड्रोव। एलिफेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं परेड, ये आपको याद ही करना पड़ेगा इस तरह, राइट। फिश के ग्रुप को हम बोलते हैं स्कूल, याद रखना। फ्रॉग्स के ग्रुप को हम बोलते हैं आर्मी। जिराफ्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टावर, इसको आप इजीली गैस कर सकते हो, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। जगुआर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं शैडो। कंगारूज के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रूप या फिर मॉब। लेपर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं लीप। लायंस के ग्रुप को हम बोलते हैं अपराइट, जो पूछा गया था एग्जाम में। मंकीज के ग्रुप को हम बोलते हैं बैरल या फिर ट्रूप। ऑक्सिन के ग्रुप को हम बोलते हैं टीम या फिर योग। बैल के ग्रुप को हम बोलते हैं टीम या फिर योग। ओल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पैरट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पेंडिमोनियम। रैबिट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, जो एग्जाम में दिया गया था ऑप्शन में। रैट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलोनी, ये भी ऑप्शन में दिया गया था, राइट। खरगोश के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड और चूहों के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलोनी। शार्क के ग्रुप को हम बोलते हैं शिवर। स्नेक्स के ग्रुप को हम बोलते हैं नेस्ट, याद रखना। स्क्वेरल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ड्रे या फिर स्करी। टाइगर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एम्बुश या स्ट्रीक। वेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पोड, स्कूल या फिर जैम। जेब्रास के ग्रुप को हम बोलते हैं अजील। ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, अच्छे से पढ़ना और याद कर लेना। साउंड्स एनिमल्स की, उनके होम और उनका ग्रुप्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। डू अ गुड टर्न, ये तो काफ़ी ईजी है, मतलब कोई अच्छा कार्य करना, रेंडर अ सर्विस, कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना या फिर कोई अच्छा कार्य करना, उसको हम बोलते हैं डू अ गुड टर्न। ये भी काफ़ी इजीली गैस हो सकता था। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू डू समवन अ गुड टर्न, अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी को कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, दे आर मच मोर लाइकली टू हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको फ्यूचर में ज़रूर मदद करेंगे, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। नेक्स्ट वर्ड इज अ स्टेट गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोगों द्वारा सरकार चलाई जाती है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसको हम बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी, याद रखना इसको, ये बार बार पूछे जाते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पर एक रूलर होता है, खुद ही सब कुछ करता है,
मतलब हर चीज़ वो ही संभालता है, वो हो जाएगा ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो संभालते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को, लोगों की सरकार, वो है डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमो का मतलब होता है लोग, राइट, याद रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब इतनी डिजायर होना, इतनी इच्छा होना पतले होने की कि खाना खाना ही बंद कर देना। और ये एक तरह की बीमारी ही हो जाती है अगर किसी को इस तरह की हैबिट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एनोरेक्सिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एन का मतलब होता है विदाउट, और ओरेक्सिस मतलब एपेटाइट, जो मतलब खाना पीना, खाना पचाना, उसको हम बोलते हैं एपेटाइट, राइट। सो विदाउट एपेटाइट मतलब खाना नहीं खाना, उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, या फिर ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। खाना नहीं खाना क्योंकि पतला होना है, वेट कम करना है, उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। उस बीमारी को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, बीमारी ही कही जाएगी। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, ये ऑप्शन में दिया गया था, ये नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, याद रखना इनको। तो उसको हम बोलते हैं एस्फिक्सिया, जब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं एस्फिक्सिया, राइट। नेक्स्ट दिया गया था पायरेक्सिया, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया। पायरो, जैसे पायरो एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है फायर क्रैकर्स, उनमें भी टेम्परेचर बढ़ता है ना, उनके अंदर भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस तरह आप गैस कर सकते हो, क्योंकि पायरा रूट वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना या फायर क्रैकर्स से रिलेटेड। सो पायरेक्सिया मतलब रेस्ड बॉडी टेम्परेचर, जब फीवर हो जाता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है वो होता है पायरेक्सिया, याद रखना इसको। डिसलेक्सिया, ये मैं रूट वर्ड वोकेबलरी में करा चुका हूँ, रूट वर्ड वोकेबलरी पार्ट 1 ए वाला, जिसमें 1 to 5 है, वो देखना एक बार, क्योंकि लेक्स वर्ड का मतलब होता है डिक्शनरी से रिलेटेड या वर्ड से रिलेटेड। सो डिसलेक्सिया मीनिंग एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आप सीख नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो वर्ड्स को, उनको समझ नहीं पाते हो, उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, राइट। इसको याद रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फार एंड वाइल्ड, मतलब हर जगह, हर कोने कोने तक, वही इसका मीनिंग होता है। फार एंड वाइल्ड मीनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में, हर जगह, उसको हम बोलते हैं फार एंड वाइल्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कीप दिस स्कैंडल अ सीक्रेट, गवर्नमेंट इस स्कैंडल को छुपाना चाहती है, सीक्रेट रखना चाहती है। विच मीन्स, जिसका मतलब है वी नीड टू मेक श्योर इट स्प्रेड्स फार एंड वाइड, इसका मतलब है कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि ये हर जगह फैले, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, प्रोफेन टॉक। प्रोफेन मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड ना हो या रिलीजन के अगेंस्ट हो कभी कभी, उसको हम बोलते हैं प्रोफेन। ये भी वर्ड काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम्स में, और मैंने 8 आवर्स वाली वीडियो में कवर किया है प्रोफेन वर्ड, राइट। प्रोफेन टॉक मतलब ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब जो रिलीजन के अगेंस्ट हो, किसी रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा बोलना, वो हो जाएगा ब्लास्फेमी, राइट। ओरिगामी, ओरिगामी एक जापानीज आर्ट होता है जिसमें पेपर से बनाते हैं, जैसे डक बनाते हैं, हॉर्स बनाते हैं, जो पेपर वाला आर्ट होता है ना, पेपर से बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिगामी। नेक्स्ट वर्ड था अल्केमी। अल्केमी मतलब ऑल केमिकल्स को जो गोल्ड में कन्वर्ट करता हो, मतलब ऑल बेस मेटल्स को, जो हर चीज को, किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता हो, वो हो जाएगा अल्केमिस्ट, राइट। वो पर्सन हो जाएगा अल्केमिस्ट, और वो एक्ट हो जाएगा अल्केमी, राइट। याद रखना इसको। और पॉलीगेमी, ये तो मैं हजारों बार करा चुका हूँ। पॉली मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, राइट। दो तो भाई होता है। पॉलीगेमी मतलब काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गैमी मतलब मैरिज, तो जो काफ़ी ज़्यादा शादी करे उस एक्ट को हम बोल सकते हैं पॉलीगेमी, और जो पर्सन करे वो हो जाएगा पॉलीगेमिस्ट, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। आई वॉश मतलब एक डिसेप्शन, एक धोखा। आई वॉश मतलब आपने आंख साफ की और वो गायब। आई वॉश मतलब एक धोखा, अ डिसेप्शन, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हिज एक्सप्लेनेशन इज टोटल आई वॉश, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो टोटल धोखा है। एंड डजंट आंसर द क्वेश्चन एट ऑल, और वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देती ही नहीं है, राइट। वो आई वॉश है, धोखा है, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, ऐसी स्टेटमेंट जिसको बदला ना जा सके, जो कॉन्ट्राडिक्ट ना की जा सके, वो है इररिफ्यूटेबल। रिफ्यूटेबल मतलब जिसको बदला जा सके, बदल देना। इर मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाना। इररिफ्यूटेबल मतलब जिसको बदला ही ना जा सके, वो है इररिफ्यूटेबल, जिसको कोई चेंज ना कर सके, जो एकदम सत्य है, राइट। ऑप्शन देखते हैं। इररेजिस्टेबल, रेजिस्टेबल मतलब जिसको ओपोज किया जा सके, इररेजिस्टेबल मतलब जिसको ओपोज ही ना किया जा सके। रैशनल मतलब जो समझ में आ जाए, लॉजिकल हो। इरेशनल मतलब जो समझ के बाहर हो, इस तरह समझ लो, जो इलॉजिकल हो। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। रिपेरेबल, जिसको रिपेयर किया जा सके। इररिपेरेबल मतलब अब इतना डैमेज हो गया, अब उसको रिपेयर ही नहीं किया जा सकता, वो इररिपेरेबल होगी, राइट। दैट्स हाउ वी कैन लर्न इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब दूध बिखर गया, दूध फैल गया इधर उधर, उसके ऊपर रोना। अब क्या फ़ायदा होगा, दूध तो ऑलरेडी फैल गया ना, दूध तो ऑलरेडी खराब हो गया, वो तो स्पिल्ट हो गया। सो टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स टू रिग्रेट यूजलेसली, अब तो काम खराब हो गया ऑलरेडी,
अब रोने से कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब बिना वजह पश्चाताप करना, जो काम ऑलरेडी बिगड़ चुका है अब पश्चाताप करने का कोई फायदा ही नहीं है उसके ऊपर, मतलब बिना वजह पश्चाताप करना, टू रिग्रेट यूजलेसली, उसको हम बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, प्लीज काम डाउन, कृपया शांत रहो थोड़ा। यू आर जस्ट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, आप यूजलेसली रिग्रेट कर रहे हो, काम ऑलरेडी बिगड़ चुका है। वी ऑलरेडी सबमिटेड द रिपोर्ट, हमने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, सो वी कैंट फिक्स इट नाउ, अब हम बदल नहीं सकते हैं उसको, अब चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहां पर जो सारी चीजें हैं उनका एक डिटेल्ड लिस्ट हो, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। याद रखना ये वाला, पबजी में भी होती है इन्वेंट्री, जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा, खेलते थे पहले उनको पता होगा, अब तो बैन हो चुका है। सो अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ऑप्शंस देखते हैं, ग्लोसरी, जो बुक्स के बाद में होती है ना, जहां पर स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन किया होता है लास्ट में, वो होती है ग्लोसरी, राइट। इटिनररी, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है वर्ड, इसका मतलब जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो सारी चीज़ों की लिस्ट, सामान की लिस्ट, हर चीज़ की लिस्ट, और जो हमारा शेड्यूल होता है, ये सब बातें होती हैं, उसको हम बोलते हैं इटिनरी, राइट। डायरेक्टरी, जहाँ पर टेलीफोन नंबर्स होते हैं, आसपास की जानकारी होती है, वो होती है डायरेक्टरी, तो आप सभी को पता ही होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो ये तो आप सभी को पता होगा, फर्स्ट मतलब सबसे पहले जो कार्य करना है वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट। सो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर टुनाइट, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर पधारने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, टुनाइट, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब काफ़ी डियर होना, ये तो काफ़ी कॉमन इडियम है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपकी आई का एप्पल है, मतलब सब कुछ है वो आपके लिए, राइट। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, शी हैज़ 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं, बट हर यंगेस्ट सन इज द एप्पल ऑफ हर आई, लेकिन उसका सबसे छोटा वाला लड़का उसका सबसे फेवरेट है, राइट, वेरी डियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर, लोगों का एक झुंड एक साथ ट्रैवल करना, स्पेशली इन अ डेजर्ट, एक डेजर्ट में, उसको हम बोलते हैं काफिला हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं कारवा। और एक साथ जब काफ़ी कैमल्स होते हैं उसको भी हम कारवा बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। सो उसको हम बोलते हैं कारवा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये काफिला शुरुआत हुआ है, कुछ इसका इस्लाम रिलीजन से कनेक्शन है। तो जब काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में एक साथ ग्रुप बनाकर, उसको हम बोलते हैं कारवा या फिर हिंदी में काफिला। ऑप्शंस देखते हैं, प्रोसेसन, मतलब किसी सेरेमनी में जो अगला पार्ट होता है, कोई कार्य करना, कोई प्रोसेस करना, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसन। परेड तो आप सभी को पता ही होगा, आर्मी परेड ये सब। पिलग्रिमेज, जो पवित्र स्थल होते हैं जहां पर लोग जाते हैं, वो है पिलग्रिमेज साइट्स, राइट। बिहाइंड वंस बैक, बैक मतलब पीठ, आपकी पीठ के पीछे कोई कार्य करना, मतलब जब आप वहां पर प्रेजेंट ना हो, जब आप एब्सेंट हो, उस टाइम पर कोई कार्य करना, उसको हम बोलते हैं बिहाइंड वंस बैक। सो इन वंस एब्सेंस, जब वहां पर आप प्रेजेंट नहीं थे, उस टाइम पर जो कार्य हुआ वो कार्य हुआ बिहाइंड योर बैक, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, टॉम विल बी अपसेट, टॉम नाराज हो जाएगा, दैट वी ऑलरेडी मेड द डिसीजन बिहाइंड हिज बैक, कि हमने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है उसकी पीठ पीछे, राइट। ये तो काफी इजी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट में कोई साइड नहीं लेना, उसको हम बोलते हैं इम्पार्शियल होना। पार्शियल मतलब हाफ होना या एक साइड, किसी साइड होना। इम्पार्शियल मतलब ऑपोजिट, मतलब किसी भी साइड नहीं होना, किसी की साइड नहीं लेना, उस वो हो जाएगा इम्पार्शियल। ऑप्शंस देखते हैं, इन्वॉल्व, जो किसी कार्य में इन्वॉल्व हो, जो किसी कार्य में सम्मिलित हो, इन्वॉल्व हो जाएगा वो। बाइज्ड, जो पक्षपात करे, जो पक्षपाती हो, वो है बाइज्ड पर्सन। नेचुरल, जो मतलब प्राकृतिक रूप में हो, जो एकदम नेचुरल रूप में हो, जैसा है वो वैसा ही रहे, वो है नेचुरल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द साइंस कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो आवाज की प्रॉपर्टीज हैं उनसे संबंधित साइंस, उसको हम बोलते हैं एक्रोस्टिक्स। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक रूट वर्ड एक्विन, उसका मीनिंग होता है सुनना या फिर साउंड से संबंधित, राइट। उस तरह इसका ओरिजिन हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, पेडागोगी, पेडागोगी मतलब कुछ सिखाना, टीचर की तरह कार्य करना, वो हो जाएगा पेडागोगी, करना। जियोलॉजी मतलब अर्थ की स्टडी करना या अर्थ की अपर लेयर की स्टडी करना। एक्रोबेटिक्स, ये मैं रूट वर्ड वोकेबुलरी में करा चुका हूं, ए वाले सारे। एक्रो मतलब ऊंचाई, सो एक्रोबेटिक्स मतलब जो ऊंचाई पर कलाबाजी करते हैं वो हो जाएगा एक्रोबेटिक्स, राइट। और एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर, इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर, रात का डर या डार्कनेस का डर, वो होता है निक्टोफोबिया, क्योंकि निक्टो रूट वर्ड का मीनिंग ही होता है नाइट से रिलेटेड, राइट। सो निक्टोफोबिया मतलब एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, सो वाटर का डर हाइड्रोफोबिया, ये एसएससीजीएल 2018 में पूछा गया था। एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब हाइट, सो हाइट का डर एक्रोफोबिया।
हेमोफोबिया जैसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन, सो हेमो मतलब ब्लड, सो हेमोफोबिया मतलब इरेशनल फियर ऑफ ब्लड, खून का इरेशनल डर, वो है हेमोफोबिया, क्योंकि हेमो का मतलब होता है ब्लड। चलिए अब सारे के सारे सिनम्स एंड एंटनम्स देखते हैं जो 15 नवंबर 2020 को पूछे गए थे। पहले सिनम्स देखते हैं। एस्टिमेट मतलब एक आइडिया लगना किसी चीज के बारे में, अंदाजा लगना, या फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक्सिस मिलना, वो भी हो जाएगा ना, किसी चीज का एक्सिस भी एस्टिमेट हो जाएगा। रिलक्टेंट मतलब कोई कार्य करने के लिए मना करना, रिलक्टेंट होना, राइट, मना करना, अनविलिंग होना, वो हो जाएगा रिलक्टेंट। मोटिव मतलब जो रीजन है, जो वजह है कुछ कार्य करने का, वो है आपका मोटिव उस कार्य को करने का, राइट, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रीजन हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी ये पूछा गया था, मतलब एक ही टाइम का होना, मॉडर्न टाइम या एक ही टाइम के दो लोग होना, वो भी कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा गया था, शायद ये स्पेलिंग्स में पूछा गया था इस बार कंटेम्प्रेरी, ये भी पूछा जाता है, याद रखना, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले भी। एंटनेम्स पूछे गए थे डिवोट मतलब किसी भी चीज़ में आप काफ़ी डिवोटेड होते हो, डिवोट करते हो खुद को, और पैसिव मतलब उसके प्रति थोड़ा डिस्टेंस रखना उससे, या उसके प्रति नेगेटिव होना है, ऑपोजिट होना, डिवोट का जस्ट ऑपोजिट, राइट। परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए एक कार्य में लगे रहना, वो हो जाएगा परसिवरेंस। और जस्ट ऑपोजिट इनस्टेबिलिटी मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ऐसे ही करना, मतलब सही से नहीं करना, इधर उधर कभी कहीं जाना कभी कहीं करना, कॉन्टिन्यू नहीं करना, परसिवरेंस की तरह। मैनिफेस्ट मतलब ओपनली बताना कोई भी बात, मैनिफेस्ट करना। डिस्गाइज मतलब छुपाना, राइट। अब देखते हैं हम 16 नवंबर 2020 वाली शिफ्ट। सिनम्स पूछे गए थे एफिशिएंसी मतलब जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो है एफिशिएंसी। रेमिफिकेशन मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम है, उनको हम बोलते हैं रेमिफिकेशन, सो रेमिफिकेशन का हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस। रिवाइव मतलब रिस्टोर करना, फिर से जीवित करना, रिवाइव करना, रिस्टोर करना, राइट। एंडम्स देखते हैं। इंडोस मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, उस चीज़ को एंडोर्स करते हो। रिनाउंस मतलब त्यागना किसी चीज़ को। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। एब्रप्टली मतलब एक साथ, राइट, एब्रप्टली मतलब एकदम तीव्र गति में, किसी ने सोचा ही ना हो। क्रूशियल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल मतलब एकदम तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है वर्ड। ट्रिवियल मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, अनइम्पोर्टेंट। आप देखते हैं 18 नवंबर 2020। एक्यूरेटली मतलब एकदम करेक्टली, ये तो काफ़ी इजी था। एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज हो जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, वंडर। कॉन्डेसेंडिंग मतलब किसी को मदद करना, हेल्प करना, पेट्रोनाइज करना, ये भी काफ़ी इजी था। कंडेसेंडिंग मतलब पैट्रोनाइजिंग। एबोमिनेबल मतलब वेरी बैड होना, खराब होना, उसको हम बोलते हैं एबोमिनेबल। डिलाइटफुल मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ होना, ये भी काफ़ी इजी था। टेम्प्ररी मतलब जो हमेशा के लिए ना रहे, जो टेम्प्ररी हो, जो थोड़े टाइम के लिए रहे। लास्टिंग मतलब हमेशा के लिए रहे, जो हमेशा के लिए लास्ट करे, राइट। ब्लोटेड, ब्लोटेड मतलब हवा भरना किसी चीज़ के अंदर। और डिफ्लेटेड मतलब एम्प्टी होना, खाली होना, वो हो जाएगा डिफ्लेटेड। बस यही सिनम एंड एंटम्स पूछे गए थे। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अब इसका पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर क्विक रिवीजन होगा। सारे के सारे जो भी ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पूछे गए थे, सभी का क्विक रिवीजन करेंगे, शिफ्ट वाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसको ज़रूर देखना। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।